देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको इनकी आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग लगाना है, किसकी ज्यादा किसकी कम। ठीक है, तो देखो, अब देखो वैल्यू की तो मैं उम्मीद नहीं रखूंगा कि आप लोगों को वैल्यू याद रहेगी, हम सिंपल अपने फंडे से चलते हैं। स्कैंडियम, यूटेरियम और ठीक है, हाँ, ये जो हमारे जो लास्ट का क्वेश्चन से वर्क करते हैं, लैंथेनियम, इन तीनों करते हैं। टॉप टू बॉटम साइज क्या है, सॉरी टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और यहां तक लैटरल कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं होता है, देखो इसके बाद शुरू होता है। ठीक है, तो यहां पे तो नॉर्मल ट्रेंड रखेंगे हम, क्या होगा कि सबसे फालतू किसकी होगी, स्कैंडियम। ठीक है ना, तो ये वाला ऑर्डर आएगा इसमें। हमने किया इसमें क्वेश्चन में 5 को पहले, फिर हम करते हैं 4 वाले की बात। जितना चार्ज ज्यादा कटायन का, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। और सभी की एनर्जी सारे कटायन क्या होगी, एटम से ज्यादा होती है, क्योंकि इन सबका एनसीपी, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है। एनसीपी लगाया करो जब कटायन एटम और उसकी बात आए ना, या एक एलिमेंट के कटायन समाइंस की बात आए, तो ये लगा लिया करो। जैसे मान लो मैं एनसीपी की बात करता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, उतना इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, उतना इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी उससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर आप यहां पे देखो 25 प्रोटॉन है, इन सब में प्रोटॉन कितने होते हैं, 25, एटॉमिक नंबर 25 होता है मैंगनीज का, डिवाइड बाय 25। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, डिवाइड बाय 23। 4 निकाल दो, डिवाइड बाय 21। 6 निकाल दो, 19। ठीक है, 7 निकाल दो, 18। किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इसका एनसीपी सबसे ज्यादा आया, तो इसके आयनाइजेशन ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, ऐसे आएगा ये आपका। ठीक है, ऐसे यहां पे है अनायन आ गए ना, ये अनायन आ गए। थर्ड क्वेश्चन, इसकी बात करते हो, इसमें एनसीपी लगा दो, सेम एलिमेंट के लिए एनसीपी को प्रेफर करो कि भाई न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन निकाल लो। इसका 7 प्रोटॉन तो तीनों में है, इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, तो इसमें इसका एनसीपी 1 से ज्यादा है, इसका 1 है, इसका 1 से कम है। तो सीधी सी बात है, ऑर्डर क्या आएगा आपका, n प्लस क्या आयनाइजेशन से ज्यादा, फिर न्यूट्रल और फिर आपका अनायन। ठीक है, ये आ गया। ऐसे इसमें आएगा सेकंड वाले में। ठीक है, O माइनस, O2 माइनस, फिर से निकाल दो एनसीपीई, 8/8, 8/9, 8/10, 0.8, 0.9, 1। तो किसका सबसे फालतू है, एटम का। ये आ गया ऑर्डर। फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, गोल्ड और कॉपर। कॉपर से गोल्ड की तरफ, टॉप टू बॉटम की तरफ आप आओगे तो इसका क्या होगा, कॉपर का क्या होगा और गोल्ड का क्या, सॉरी गोल्ड, एक मिनट सॉरी, ये गोल्ड है, सिल्वर नहीं है। ओके 240 और 212, तो इसमें गोल्ड का एरा होता है भाई, क्योंकि गोल्ड तक पहुंचने से पहले क्या होता है, लैंथर्ड कॉन्ट्रैक्शन वाला खेल हो चुका होता है। देखो ये रहा, यहाँ पे लैंथर्ड सीरीज आ जाती है ना, तो यहां तक पहुंचने से पहले क्या हुआ है, उसके 14 एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, जो कि चार्ज को रोक नहीं पाते, मैक्सिमम चार्ज बाहर तक निकलता है। कुछ ना यूं समझो, देखो इस बार कुछ यूं समझो कि मेरी जो आवाज है, मैं बोलता हूं न्यूक्लियर चार्ज है ये। ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज है। एक माइक है, ठीक, एक माइक है, उसमें साउंड को तेज कर सकते हैं इस तरह से। और ये मानो कि कमरा इतना ही है, ये कमरा इतना ही है, और आप लोग बैठे हैं कमरे में, मतलब लास्ट में बिल्कुल, आप अपने आप को आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मानो। अब क्या है कि चुन्नी जो है, चुन्नी एक है दीवार जो मेरे साउंड को रोक सकती है काफी हद तक। चुन्नी क्या रोकेगी, कम रोकेगी। तो थोड़ा सा साउंड बढ़ाओ, एक चुन्नी लगा दी, हल्की सी पतली सी, जिसमें 5-6 छेद है। छेद मतलब क्या, एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाता, तो उसमें मैक्सिमम चार्ज बाहर निकल जाता है। तो ऐसे इसके अंदर है, तो इसमें चार्ज क्या होगा, बाहर निकलेगा, मतलब मेरा साउंड बाहर निकलेगा। तो जैसे थोड़ा साउंड बढ़ाया, एक चुन्नी लगा दी, बहुत जगह से फटी हुई थी वो, फिर थोड़ा साउंड बढ़ाया, एक चुन्नी लगा दी, वो और फटी हुई थी।
एक और बढ़ाया, फिर एक चुन्नी लगाई, वो फटी हुई थी। तो इस तरह से लास्ट में हुआ क्या, इस तरह से हुआ क्या कि आप सोच के देखो कि आप तक जो मेरा साउंड पहुंचेगा, मेरी जो आवाज पहुंचेगी, वो इस चुन्नी के लगने से कम होनी चाहिए थी। मैंने उसी हिसाब से साउंड बढ़ा के देखा, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, आप तक मेरी आवाज उन चुन्नियों के लगने से पहले जो थी ना उसके मुकाबले ज्यादा पहुंच रही होगी। क्यों, जैसे चुन्नी लगाई मैंने थोड़ा साउंड बढ़ाया। साउंड क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, वो चुन्नी लगी जो फटी हुई थी, जो मेरी साउंड रोक नहीं पा रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज, मैंने साउंड बढ़ा दिया। फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, मतलब चुन्नी लगाई, फटी हुई, फिर से मैंने साउंड बढ़ाया। इस तरह से करते जा रहे हैं तो मेरा साउंड तेज होता जा रहा है, और वो जो चुन्नियां लग रही है वो मेरे साउंड को रोक नहीं पा रही। तो आप तक क्या होगा, आप तक साउंड तेज तेज और तेज पहुंचता जाएगा। तो इसीलिए यहां तक पहुंचने से पहले 14 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ एफ सब शेल में आते हैं, एफ ऑर्बिटल्स में आते हैं, वो चार्ज को रोक नहीं पाते। उसका असर क्या पड़ता है, इन सभी की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ऊपर वालों से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब आए कुछ बात समझ में, ठीक है, ओके। हाँ, तो गोल्ड का क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या, अभी हम इसमें कर सकते हैं, अभी जगह है। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है, उनको लगाना है। तो देखो, मेरे को तो क्या है, मेरे को तो वैल्यूज याद है, तो वो एक अलग फंडा पड़ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, लेड जो होता है यहां तक पहुंचते उससे पहले लैंथरोड सीरीज जो होती है, लैंथरोड सीरीज वो आ चुकी होती है। तो इसकी वैल्यू अपने से ऊपर वाले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बाकी सबका नॉर्मल चलता रहेगा, मतलब टॉप टू बॉटम आएगा, डिक्रीज करेगी ये हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे। कार्बन की सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका ये आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर लेड आ जाएगा, फिर टिन आएगा, ये ऑर्डर रहेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों इसका अपने से ऊपर वाले सीधा हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें आ गया था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए ऊपरी तौर पे समझाने के लिए हम इस तरह से भी कई बार अपनी बात को रख देते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल है, बॉल की तरह बिल्कुल, ये बीच बॉल के बीच में एक मार्बल है और ये बॉल इसको चारों तरफ से घेर रही है इस बॉल ने। पी ऑर्बिटल में क्या होता है, डंबल शेप होती है ऐसे। तो दो रास्ते बने जहां से कि न्यूक्लियर चार्ज बाहर निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। डी जो होता है, डी में डबल डंबल होता है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें चार रास्ते बन गए न्यूक्लियर चार्ज निकलने के। ठीक है, हम ऊपरी तौर पे ऐसे भी कई बार बोल देते हैं। एफ की शेप तो अनप्रेडिक्टेबल होती है और हम उसको ट्रिपल डंबल से भी कई बार शो करते हैं। तो उसमें यही रास्ते जो कितने हो गए, 6 हो गए। यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से। तो सबसे चार्ज कहां से निकलता है, एफ में से। ठीक है ना, तो इसलिए हम जब पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग लगाते हैं ऑर्बिटल्स को किसी पार्टिकुलर शेल के लिए, तो उस शेल का जो एफ सब शेल होती है उसका सबसे बेकार पेनिट्रेशन होता है, डी का उससे कम, पी का उससे कम और एस का सबसे कम। ठीक है, तो इस बेस पर भी हम चीजों को कई बार समझाते हैं। ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है कि लैंथरोड कॉन्ट्रैक्शन में मैक्सिमम चार्ज न्यूक्लियस तक पहुंचता है, एफ ऑर्बिटल से मैक्सिमम चार्ज बाहर तक निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि हमारे पास इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब है भाई, मतलब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है ए, ऐसे ही गैस की फॉर्म में कोई एटम था उसका, हमने क्या किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे कटायन में कन्वर्ट कर दिया, और माना इसमें जो हीट निकली, जो हीट चाहिए थी वो थी हमारे पास 450 किलो जूल पर मोल।
ठीक है जी। अब ये जो A प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां पे लगी 700 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो पूछा टोटल कितनी लगी फिर इसमें, तो एडिटिव का मतलब ये होता है कि इन दोनों को जोड़ दोगे आप कि भाई 1150 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अगर हम कहां से कहां जाते हैं, देखो इसमें से ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास कि A से हम गए A2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितनी एनर्जी चाहिए उसके लिए 1150 किलो जूल पर मोल। तो ऐड मतलब ऐड होंगी, ठीक है। तीसरा निकालेंगे तो पहली दूसरी तीसरी तीनों ऐड होंगी। ऐसा नहीं होता कि एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं, नहीं, पहले पहला इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह। तो हर बार एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन बना देता हूं इसी के अंदर, देखिए हमने माना किसी एलिमेंट के एक गैसियस एटम में से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, उसकी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत थी 450 किलो जूल पर मोल। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला हमने उसमें लगे 700 किलो जूल पर मोल, और तीसरे के लिए 1600 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो ये बोलता कि बताओ एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, टू विच ग्रुप दिस एलिमेंट बिलोंग्स। या पूछ ले इसके कि इसकी वैलेंसी क्या है, इस तरह से पूछ सकते हैं। देखो जब भी कभी किन्हीं 2 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में, सक्सेसिव मतलब जैसे पहले के बाद दूसरी या दूसरी बार तीसरी, ऐसे निरंतर आ रही है, किन्हीं 2 के बीच में एकदम से बहुत बड़ा गैप आ जाए तो इसका मतलब वहां पे शेल चेंज हुई है। जैसे कि हमारे पास ये एलिमेंट ये है जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले और दूसरे के बीच में कोई खास चेंज नहीं है, ये 450 जूल, ये 700 जूल, 250 जूल के आसपास का अंतर आ गया है, ठीक है। लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच में एकदम से यहाँ पे क्या है, लार्ज चेंज आया है। मतलब ये है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना, ये फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से निकला है। मतलब ये इसको कुछ यूं मान के चलो, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, उदाहरण के तौर पे सपोज करो मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम अपना एक मैग्नीशियम होता 2,8,2, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2। इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन खो दिया, ये बन गया जी Mg+, 2,8,1। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 3s1 रह गई लास्ट में, 3s1। अब इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया Mg2+ गैस की फॉर्म में 2,8। यहां पे 700 जूल लगी मान लो, ठीक है ना। अब यहां पे क्या, ये शेल थर्ड को, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, ये थर्ड 3 आ गया, थर्ड शेल, यहां पे 2 सेकंड शेल है, तो ये शेल ही गायब हो जाएगी अगली बार, तीसरी शेल। तो अब जो यहां से इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, दूसरी शेल में से। देखिए पहले किस में से निकल रहा था, तीसरी शेल में। तो जब एकदम से बड़ा चेंज आता है इसका मतलब क्या है, शेल चेंज हुई है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं जो फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा ना, ये सेकंड ग्रुप का होगा। क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, एकदम से बहुत बड़ा चेंज आता है, मतलब आपका ग्रुप वो शेल का नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10 के हिसाब से कितनी शेल बचेंगी 2, पहली में 2 दूसरे में 8, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। आई बात समझ में आ रहा, कैल्शियम है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते 2, जो कैल्शियम था 2,8,8,2, 2 जब लूज कर देगा तो 4 की जगह चौथी शेल गायब हो गई ना, कितने रह गए 3 शेल रह गई। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तीसरी शेल में से निकलेगा,
लोअर एनर्जी वाली जो शेल होती है, ठीक है। तो इसमें बड़ा चेंज आएगा, इसका मतलब होता है कि वहां पे शेल जो है वो शेल चेंज हुई। चेंज का मतलब क्या है, ये पूरी शेल डिक्रीज कर गई, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्पेशली अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, क्योंकि एंट्रेंस में ऐसा नहीं है कि आपसे अल्कली मेटल में से क्वेश्चन पूछेंगे या वे हेलोजन में से या ऑक्सीजन में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो ना करता हो वही चीज पूछ जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा आपका डी ब्लॉक में से, या मान लो आपका आ गया ग्रुप 13 या 14 आ गया, ठीक है, इस तरह की चीजें आएंगी। तो जो नॉर्मल है ना, जिसको हर कोई नोटिस करता है, वो चीजें नहीं आने वाली है। तो ये थोड़े दिमाग के अंदर डाल लेना, ठीक है। तो अब डी ब्लॉक की बात करते हैं, जो कि यहां से यहां तक है, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। तो वो ग्रुप जो इस रूल को फॉलो करे कि 3D की आयनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा है और 4D की 5D से ज्यादा है, मतलब जो जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो कि टॉप टू बॉटम आते तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारा थर्ड ग्रुप है, ये रहा। बाकी इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। तो एक तरह से मैं ऊपरी तौर पे आपको समझाऊं, जो पढ़ते ना कि टॉप टू बॉटम आते तो आयनाइजेशन डिक्रीज करती है, उसको ये दो ग्रुप फॉलो करते हैं, 3, ठीक है। एक ये ग्रुप फॉलो करता है 15th 16th, हाँ, ये आपका शुरू के 3 और लास्ट के 4, बस ये इसको फॉलो करते हैं। बाकी जो मैक्सिमम उस बात को मानते ही नहीं है, ठीक है। और इसमें एक बात कही थी कि ना, वो जो वैल्यू, ये जो चीज लिखी जाती है, ये सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले कंपेयर करके नॉर्मली लिखी जाती है। इसलिए मैं बार बार यूज करता हूं जनरली। इसका मतलब है कि नॉर्मली ऐसा है। इस बात को पत्थर की लकीर लेकर मत चलना कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाकियों की, यहां से यहां तक 4th ग्रुप से और 12th ग्रुप तक है। हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ वो ग्रुप रख सकते हैं जिनमें 5D जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी 4D से, और 4D वाले की ज्यादा होगी 3D से। और एक ग्रुप वो होगा जिसमें 5D की एनर्जी ज्यादा होगी 3D से और 3D की ज्यादा होगी 4D से। तो देखिए, वो ग्रुप जिसमें 5D मतलब नीचे से ऊपर जा रहा हूं ना, नीचे से ऊपर, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। देखो ये जैसे समझ रहा, उससे कम कौन सा ग्रुप है, 4th हो गया। अगले में ज्यादा कम, उससे कम 5th हो गया। अगला ज्यादा, उससे कम 6th हो गया। जो इससे अगला है, इसमें क्या है, ज्यादा, फिर देखो इसके उससे कम, उसके बाद ये है। तो ये जो हमारा ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 7 है शायद ये, हाँ 7 कहां आएगा, वो इस वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 8 पे आते हैं, ज्यादा, उससे कम, ये भी इसी वाले में आएगा, उससे अगला भी इसी के अंदर आएगा। 9th जो था, ज्यादा, उससे कम। अब अगले पे आते हैं, इसमें क्या है, ज्यादा, कम, उससे कम। यह ग्रुप नंबर 10 है, ये कहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है। ग्रुप नंबर 11 कहां आ रहा है, ज्यादा, उससे कम 3D की और उससे कम आपकी 4D की, तो यहां आ रहा है। लास्ट में ज्यादा, उससे कम, वो भी कहां आ रहा है आपका, ज्यादा, 5D 3D 4D, इस तरह से आ रहा है ना, हाँ ठीक है, 5D 3D, ये भी आपका यहां आ रहा है। तो इस तरह से आप इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, कि इसका यूज कहां कहां होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए, जो फ्लेम का कलर होता है, अलग अलग एलिमेंट को हीट करते हैं, उसका भी काफी इससे रिलेशन होता है। कैसे समझाता हूं मैं जरा आपको। भाई मैंने माना ये माचिस की तीली, ठीक है,
और मैं यहाँ पे इसको हीट करूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको जला दिया। अब हुआ क्या, अच्छा इसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, जो हमारे पास, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिथियम, ये स्ट्रिप ली है मैंने अल्कली मेटल्स की, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी मैंने स्ट्रिप्स ली है, कुछ पत्तियां ली है, पतली पतली। अब देखो इसमें फिर होता क्या है, जब इन्हें जलाते हैं, हमने क्या किया, इनको जला दिया, ठीक है, हीट किया, हीट करके इन स्ट्रिप्स के मैं इनके पास लेके गया, तो हमने क्या देखा कि जो लिथियम होता है, इनके नाम लिख देता हूं मैं, यहां पर लिथियम लिया गया है, ये सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये है हमारे पास। अब जब इसको हीट करते हैं, लिथियम वाले से निकली रेड कलर की फ्लेम, रेड फ्लेम, सोडियम वाले से निकली येलो कलर की फ्लेम, ठीक है, इसका कलर कैसे बनाऊं, कुछ ऐसा सा, ठीक है, गैलिक फ्लेम, ठीक है। उसके बाद उधर जो है एग्जैक्ट ब्लू, तो रेडिश ब्लू लगा हुआ, रेडिश ब्लू कलर की फ्लेम निकली है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे बल्कि रेड वॉयलेट लिखूंगा तो और बेटर रहेगा, रेड वॉयलेट कलर की फ्लेम निकली है, यहाँ पे ब्लू वॉयलेट कलर लगा लो आप, ठीक है जी, हो गया। अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं उसको समझो, आपने विबग्योर पढ़ा हुआ है, विबग्योर, इसमें सबसे कम एनर्जी जो होती है वो इसकी होती है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो वॉयलेट की होती है। अब समझना, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो जब हम इसको आग जो आग लगा है ना, उसकी एनर्जी सारे केस में क्या है, ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हीट एब्सॉर्ब की गई है वो यहां पे सबसे ज्यादा की गई है लिथियम में, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इस पूरे ग्रुप पे सबसे ज्यादा है, तो उसने सबसे ज्यादा हीट एब्सॉर्ब की, तो जो बाकी बचेगी वो कम होगी, इन सब में से कम होगी, तो कम एनर्जी वाली होगी, कम एनर्जी वाली होगी तो उसका कलर किस तरफ आ रहा है, रेड की तरफ। अगले वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो जो एनर्जी रिलीज होगी बच जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, तो वो क्या होगी आपकी, वो इसके मुकाबले ज्यादा बचेगी, तो कलर थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, येलो वाली फॉर्म में आ गया। उस अगले में और कम आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो जो फ्लेम की एनर्जी होगी उसके वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो आपकी उस तरफ आ गई आपकी, सॉरी मैं नीचे गया था, रेड से येलो, ये आपका ब्लूइश कलर आ गया, सॉरी हाँ, ये कुछ इस तरह कलर आ गया, ठीक है। ये एक वो होता फूल होता, अगर आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा सा ही कलर होता, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। अगले में क्या होगा, इसमें यहाँ पे रेड वॉयलेट कलर आ जाएगा, अगले में ब्लूइश कलर आ जाएगा, तो क्या हो रहा है, जो फ्लेम निकल रही है ना इनको हीट करने से, फ्लेम की एनर्जी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा आसानी से निकल रहा है, तो आग को अपनी उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी की लिथियम को देनी पड़ रही थी, तो इसलिए इसमें जो फ्लेम निकल रही है सबसे कम एनर्जी की है। तो जो फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट है ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ, तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेशन नंबर सेकंड,
मेटलिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलवाना, तो उसका क्या कर देना? ऑक्सीडेशन कर देना। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे समय एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो मेटलिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीज होने से जो मेटलिक कैरेक्टर है, मेटलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज होगा। मेटल का जो बेसिक मतलब एलिमेंट का जो बेसिक नेचर होगा, बेसिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करेगा। उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। हालांकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो खाली आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, वो इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर भी डिपेंड करती है, ठीक। अच्छा, अगला तीसरी एप्लीकेशन, ये आपका बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखिए जितना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ना उतना ही ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मुझसे कोई कहे, अच्छा इसी में एक बात लेते हैं, ऊपर ले सकते हैं, लेफ्ट से राइट की तो बात हो गई। टॉप टू बॉटम अगर बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है ना, आयोनाइजेशन टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। ऐसे इसमें टॉप टू बॉटम आऊंगा अगर मैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो वहां पे बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा? ऑक्साइड का इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए अगर कोई बोले आपसे ऑक्साइड्स बना के कि Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, कि इन ऑक्साइड्स को, अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स को इनके बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए, तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा इस ऑक्साइड का, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। रीजन क्या है? सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर यही चीज पीरियड में पूछ ली जाए, मान लो सेकंड पीरियड का बनाने की कोशिश करते हैं, सेकंड पीरियड वाला, ये जैसे, ठीक है। आपसे तो बोले कि भाई ये जो ऑक्साइड्स है ना, इनको लगाइए आप इनके बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? नाइट्रोजन की। तो इसलिए उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, इसकी में सबसे कम है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही एलिमेंट हो ना, एक ही एलिमेंट हो और उसी का वो दे रखा हो अलग अलग उसके ऑक्साइड का मतलब अलग अलग ऑक्साइड दे रखे हो उसके, जैसे ये लगा लो MnO, Mn2O3, MnO4, सॉरी MnO2, इस तरह दे रखा है, या Cr दे रखा होता, CrO, Cr2O3, Cr,
CrO2, CrO3, Cr2O7, 2-, इस तरह की फॉर्म दे रखी होती है अगर, ठीक है। तो ऐसे पता क्या किया करो, जो आपका सेंट्रल एटम है ना ये मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया करो। इसका +2 है, इसका +3 है, इसका +4 है। और हमें पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खोता जाएगा कोई भी एलिमेंट, मैंने बताया था ना अभी पहले भी किया था अभी कि एक कोई एलिमेंट था, उसकी 3 आयनाइजेशन एनर्जी ली थी हमने, पहली 450, दूसरी 700, तीसरी 1600। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, या फिर इसको भी यूं भी छोड़ो, हमने एनसीपी लिया था, हमने एक एनसीपी वाला कॉन्सेप्ट लिया था, उसमें हमने देखा था जितना चार्ज बढ़ता जाएगा ना उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या बढ़ती जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ा चार्ज किसके ऊपर है, अब यहाँ पे ना मेटल है, कटायनिक चार्ज की बात हो रही है, मतलब कटायन की बात हो रही है, तो इस पे चार्ज सबसे बड़ा है। तो इसके जो मेटल होगा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, उससे आसान इसमें से और उससे आसान इसमें से। तो इसमें ऑर्डर क्या लगा दोगे आप कि बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये आएगा, और एसिड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था। तो हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसे हम यहीं पे खत्म करते हैं। इससे जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।